गाजीपुर बॉर्डर पर खुली 2 सड़कें। गाजियाबाद से दिल्ली आना हुआ आसान। बॉर्डर पर सफाई और मरम्मत का काम जारी। शुक्रवार को पूरी तरह से खुल जाएगा बॉर्डर। दो दिन से निगम मुख्यालय के बाहर कर्मचारियों का धरना। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने की मांग। मेयर ने मानी कर्मचारियों की मांगे। कर्मचारी नहीं हुए पूरी तरह से संतुष्ट। पूर्व दिल्ली में रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की हड़ताल फिर से होगी शुरू। मरीजों को फिर से होंगी परेशानियां। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं मिलने में हो सकती हैं दिक्कतें। त्रिलोकपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद। चाकू से गोद कर की युवक की हत्या। पुलिस कर रही है मामले की जांच। और बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बियर की बोतल से किया गया था हमला। इलाज के दौरान युवक की हुई जीटीबी में मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंपा गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। गाजीपुर बॉर्डर को गुरुवार से पूरी तरह खाली कर दिया गया है, जिससे कि वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो। यूपी से दिल्ली आने के लिए 3 में से 2 सड़कों और गाजियाबाद से दिल्ली आने के लिए 1 सड़क चालू कर दी गई है। वहीं मोहन नगर से दिल्ली जाने के लिए फ्लाईओवर के नीचे वाला रास्ता भी चालू कर दिया गया है। अभी 1 सड़क बंद है जो जल्द ही चालू कर दी जाएगी। वहीं दिल्ली से यूपी जाने के लिए पहले की तरह सभी सड़कें चालू हैं। आपको बता दें, जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा था उसके आसपास के इलाकों में काफी गंदगी और सड़क क्षतिग्रस्त भी है। इसके अलावा जहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी वहां अभी लोहे की कील लगी हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम के अलावा नगर निगम के कर्मचारी भी सफाई के काम में जुटे हुए हैं। सर बहुत राहत मिली है सर। नीचे को आना पड़ा करा घूम के बहुत दूर से सर। 1 घंटा लग जा करा, जाम भी मिला करा बहुत। अब यहाँ से सीधे निकल जाऊँ जी। इतना बुरा हाल था गाजीपुर, इतना लंबा जाम, ट्रैफिक जाम घूम के आना पड़ता था। कम से कम 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा आना पड़ता था। ऊपर से ट्रैफिक का झेलना पड़ता था। अब तो बहुत आसान हो जाता है। वहाँ भी पूरे नहीं खुले हैं अभी, तो जैसे था वैसे ही अभी तो वहाँ पे बस 2 व्हीलर्स के लिए खोल दिए। थोड़ा डाइवर्जन हो गया, अब सारा डाइवर्जन खत्म हो जाएगा। अभी नहीं खुला। बाइक वाइक आ रही है, गाड़ी वाड़ी सब अभी बंद है। गाजियाबाद से आ रहे हैं, ये एलिवेटेड जो है ना ये बंद है अभी। थोड़ी सी इस तरफ ना गाड़ी नहीं आ रही है, बाइक वाइक आ रही है। कपड़ा और गारमेंट्स पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने के फैसले के खिलाफ गांधीनगर के व्यापारियों ने वीरवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी व्यापारियों ने अशोक गली, सुभाष रोड और रामनगर होते हुए जीएसटी बढ़ाने के विरोध में मार्च निकाला है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से पहले ही व्यापारियों को बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। ऐसी हालत में जीएसटी में बढ़ोतरी से उनके कारोबार पर असर पड़ेगा। जो बिक्री है वो कम हो जाएगी। उसकी वजह से आपको बता दें, भारत सरकार ने 1 जनवरी से कपड़े और गारमेंट्स पर जीएसटी में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और देश की सभी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं इसका विरोध कर रही हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने सहित वेतन जारी किए जाने की मांग को लेकर 2 दिन से निगम मुख्यालय के बाहर धरना चल रहा है। इसको लेकर 2 बार कर्मचारियों की मीटिंग भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी सहमति नहीं बन पाई और ना ही कर्मचारी पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए हैं। वहीं मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने कर्मचारियों की मांगें मान ली हैं, लेकिन कर्मचारी संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, पहली बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये कोई स्लो टूल डाउन स्ट्राइक नहीं है। ये एक सांकेतिक धरना था। यदि हमारी कल बैठक हो जाती तो मैं समझता हूँ आज हम धरना उठा लेते। लेकिन हुआ क्या है, कमिश्नर साहब जल्दी में थे और जो मीटिंग में जो चर्चा हुई, जैसे हमारे जो कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। 25 साल से जो कर्मचारी निगम में काबिज है। दूसरा, मेडिकल कैशलेस कार्ड के बारे में चर्चा हुई। जो 25 कर्मचारी निगम ने तानाशाही के चलते हटा दिए गए उनको कार्य पर लगाने की बात की गई। लेकिन हुआ क्या, कमिश्नर साहब जल्दी में थे, उनको स्टैंडिंग कमेटी पे जाना था, इसलिए प्रारूप जो था मीटिंग का वो थोड़ा चेंज हो गया और मीटिंग सुचारू रूप से चल नहीं पाई। कि देखिए, आपकी फाइलें आती रहेगी, मैं उन कर्मचारियों को पक्का करता रहूँगा। लेकिन मेरा उसमें एक पर्सनल व्यू था। मैंने कहा कि कर्मचारी जो है 25 साल से निगम में कार्यरत है और उसको 25 साल से आज तक पक्का नहीं किया गया है। जिस प्रकार से निगम
कार्य कर रही है बिल्कुल स्लो तरीके से, उस प्रकार से कर्मचारी 20 साल में भी पक्का नहीं हो पाएगा। जैसे सन 2013 में 15 में कर्मचारी पक्का हुआ, आप उस प्रकार से 5,000 पोस्ट क्रिएट पहले की गई थी, उसके आधार पर कर्मचारी को पक्का करें। उनकी जो भी मांगे थी, हमने लगभग 2 घंटे चली बैठक में सभी ध्यान से सुनी और उनको बताया भी कैसे ये होगा। मुझे लगता है कि सभी मांगों पे उनकी सहमति है, और चाहे पक्का करने वाली बात हो, चाहे कर्मचारी स्थानांतरण की बात हो, चाहे हाजिरी लगाने की बात हो, वो सभी संतुष्ट नजर आए। और मुझे लगता है कि वो अब जो उन्होंने अपना धरना या हड़ताल की थी वो वापस लेंगे और जैसे पहले काम करते उससे अच्छे ढंग से काम करें। हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का खतरा फिर से मंडराने लगा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एक हफ्ते बाद शुक्रवार को फिर से हड़ताल शुरू कर देंगे, आपको बता दें, जिससे कि मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ेगा। हालांकि जीटीबी हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को डॉक्टर पहले ही आगाह कर रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को आने वाले नए मरीजों को परेशानी हो सकती है। वहीं मरीजों का कहना है कि पहले ही हड़ताल से समस्या हुई थी। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें कल बुलाया गया है, लेकिन हड़ताल की वजह से डॉक्टर्स ने नहीं देखा तो पैसे और समय दोनों की बर्बादी होगी, साथ ही इलाज भी नहीं मिलेगा। मेरे लड़के की तबीयत खराब थी, मैं 1 महीने से लगातार आ रहा था। अभी 4 हफ्ते से मेरे जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, तो डॉक्टर ने आज इसको अच्छे से तरीके से देखा है और उसका ट्रीटमेंट भी क्या है, और ये भी क्या है कि अगर आराम नहीं मिले सोमवार को आप आ जाना। नहीं, कल के लिए कोई बात नहीं हुई है। वैसे कह रहे हैं कि कल बंद हो सकता है, वैसे मुझे लगता नहीं बंद होगा या नहीं होगा। हड़ताल के लिए बोल रहे हैं कि कल बंद रहेगा। नहीं, उन्होंने तो मना कर दिया, यूँ कहा है कल हड़ताल होगी और कब तक की हड़ताल है ये नहीं बताया, बस ये बोला हड़ताल रहेगी। हाँ, क्यों नहीं होती, दिखाने उखाने में क्या परेशानी है, दिक्कत है, क्यों नहीं होती है दिक्कत। एक सुबह से हम परेशान हैं, एक दवाई गोली नहीं मिली, कितनी दिक्कत होगी। हाँ, जहाँ पर्चा बनवाया था वहाँ कह तो रहे थे अभी कल से हड़ताल चालू हो जाएगी। और क्या नाम है, मतलब देखने के नहीं डॉक्टर, तो हमें डॉक्टर ने देख लिया। हाँ, मैं ओमवीर बोल रहा हूँ। कल के लिए डॉक्टर ने लिखा है एक्सरे के लिए, और सुनना है कि कल हड़ताल हो रही है। तो दिक्कत तो होगी, उठा बैठक में पैसा भी खर्च होगा और टाइम भी बर्बाद होगा। ऐसे ही बात कर रहे थे, आप समय कह रहे कि कल डॉक्टरों की हड़ताल है। पूर्व दिल्ली के त्रिलोकपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इलाके में एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। आनंद फानंद में युवक को जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। युवक का नाम साबिर है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि हमले में करीब 10 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे युवक की हत्या की गई। आपको बता दें, हत्याओं के मामले में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में त्रिलोकपुरी में एक जिम ट्रेनर की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। आए दिन बदमाश हत्या कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मेरे पास मैसेज आया कि तुम्हारे भाई को कुछ व्यक्ति बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। हम लोग घर से भागे। हमने घर पे से जाने के बाद वहाँ देखा तो हमारे को मौके पे कुछ नहीं मिला। सर, पूरे सर में गाल फटा हुआ है, यहाँ से चाकू मार रखा है, गाल फाड़ रखा है, सर में बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर है। कितने चाकू मारे थे? सर, एक साइड से ही नजर आ रहा था फटा हुआ गाल, बाकी तो कपड़ों के अंदर बॉडी थी। क्या नाम है, क्या नाम था? मोहम्मद अफसर नाम है, उर्फ साबिर। सर, पुलिस वालों ने सिर्फ एक बंदे को, केशव नाम के लड़के को गिरफ्तार करा हुआ है। उसके बाद में हमने उनको बोला ये 10-12 जने हैं, इसमें से आपने सिर्फ अब तक एक ही बंदे को गिरफ्तार करा है। कह रहे जी हम तलाश कर रहे हैं। शालीमार गार्डन में रहने वाले एक युवक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। युवक के साथ बदमाशों ने लूट की और बियर की बोतल से हमला किया। उसके बाद युवक को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल काम के सिलसिले में युवक दिल्ली से बाहर जाया करता था। हरियाणा से वापस लौटते समय युवक ने सराय काले खां के बस अड्डे से ऑटो लिया और ऑटो में बैठे लुटेरों ने उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों का कहना है कि उनके पास कितना कैश था ये जानकारी नहीं है, लेकिन वो सामान बेचकर वापस आ रहे थे। युवक बंदूक के कवर बनाने का काम करता था। वहीं परिवार ऑटो चालक और चोरों को पकड़ने की मांग कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ऑटो चालक बदमाशों के साथ मिलकर सवारियों को अपना निशाना बनाते हैं और लूटपाट करते हैं। विरोध करने के बाद हत्या भी कर देते हैं। उनका नाम पप्पू था, वो नई सीमापुरी में रहते थे। उम्र क्या थी उनकी? उनकी लगभग 40। वो अपना माल बेच के आ रहे थे ऑटो के अंदर, तो उन्हें वो आ रहे थे हरियाणा से। अब पता नहीं ऑटो कहाँ से करा, वहाँ से उन्होंने ऑटो करा। फिर उनके बाद उन्हें
लोगों ने देखा कि चलते ऑटो में पैसे छीन ले सब करेंगे, उन्हें धक्का दे दिया। दो लोग थे खाली। हाँ, उन्होंने धक्का दिया और वो चले गए। उनमें से 4 लोगों में से एक जनों ने उन्हें पकड़ा, उनके बियर मार के चले गए। नहीं, पुलिस ने तो कार्रवाई अपनी तरफ से सही की है, पुलिस की तो कोई कमी नहीं है इसमें। अब लेकिन लूटपाट तो रुक ही नहीं सकती, हर चौराहे पे भी पुलिस होती है, लेकिन अब 24 घंटे तो पुलिस नहीं रह सकती यहाँ पर। बाकी लूटपाट तो ये है, जब बेरोजगारी देश में होगी, काम धंधे होंगे नहीं, तो लोग भूखे मरेंगे, तो ये काम तो करेंगे। हाँ बिल्कुल, पकड़ना तो चाहिए। जब आदमी की जान चली गई है तो उसका आगे पीछे कोई है भी नहीं, ना कोई बच्चा है, घरवाली है, उसका भी हाथ खराब है। अब ये तो उस टाइम हम तो थे नहीं वहाँ पर, लेकिन ये पता चल रहा है जिन्होंने बताया थे 2-3 जने पहले ही बैठे हुए थे उसमें ऑटो में। अब वो कौन थे कौन नहीं, ये तो वो ऑटो वाला या तो बता सकता है कौन उनने बैठा रखे थे, या उसके साथ भी नहीं थे, कोई वो लूट मार करने वाले ही थे। तो वही नर्सरी क्लासेस में रजिस्ट्रेशन का आज दूसरा दिन है। एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल रहे हैं। हालांकि पेरेंट्स ऑफलाइन फॉर्म लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ताकि जो भी दिक्कतें होती हैं वो क्लियर कर ली जाती हैं। वहीं ऑनलाइन में लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। फॉर्म सबमिट करने के लिए 10 जनवरी तक का समय पेरेंट्स को दिया गया है। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि पिछली बार कोरोना की वजह से एडमिशन काफ़ी कम हुए थे। इस बार भी नए वेरिएंट का थोड़ा डर ज़रूर है, लेकिन पेरेंट्स स्कूल में आकर बच्चों के एडमिशन को लेकर फॉर्म ले रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग आए हैं अभी। अच्छा, तो पता चला स्कूल से फॉर्म लिया है, कब कब फॉर्म भरना है, किस तरह से ये सब हेल्प की है, बताया स्कूल के बारे में। नहीं 3-4 स्कूलों में भरना है, जहाँ से अच्छा मिला वहीं कर लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक में ही भरना है। मैं नर्सरी के एडमिशन के लिए फॉर्म लेने आया था। मैं प्रेफरेंस तो ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले। वो तो अभी मैंने पूछा भी नहीं, अभी तो इनसे फॉर्म लिया है, देखते हैं भर के। जैसे हमें रिसीव हुआ है डिपार्टमेंट का ऑर्डर, तो 15 दिसंबर से हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए हैं और इसका लास्ट डेट जो रहेगा 7 जनवरी रहेगा नर्सरी एडमिशन्स के लिए। सो ये 15-20 डेज़ का टाइम दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने, जिसके अकॉर्डिंगली हम उसको लेके चलेंगे आगे। हाँ बिल्कुल, दोनों उनके पास अवेलेबल हैं मोड्स। ऑनलाइन के थ्रू भी वो फॉर्म भर सकते हैं और स्कूल में आके भी कलेक्ट कर सकते हैं। जिस वे में पेरेंट को इजी लगता है कि वो ऑनलाइन अगर अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, तो घर बैठ के भी कर सकते हैं, नहीं तो स्कूल में आके भी ले सकते हैं फॉर्म। हम एक्चुअली, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी एज ए पेरेंट ऑल्सो। छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो स्कूल देखने दे आर वेरी क्यूरियस कि स्कूल कैसा है, कैसी पढ़ाई है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो दे आर विजिटिंग आवर ब्रांच मोर। प्रेफरेबल पेरेंट्स का यही है, एंड वो आ रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, ग्राउंड देख रहे हैं, एंड दे आर मीटिंग अस। जो भी इंफॉर्मेशन को गैदर करनी है कि एकेडमिक्स कैसा है, कैसा है, एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो दे आर प्रेफरिंग टू कम टू स्कूल। वो स्कूल आना चाह रहे हैं, फॉर्म्स लेना चाह रहे हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग पर पटपड़गंज पैंथर्स ने जीत हासिल की है। वहीं कृष्णानगर की टीम रनर अप रही थी, जिस दौरान गोयल हॉस्पिटल एंड यूरोलॉजी सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग की कृष्णानगर टीम के साथ कोच और सदस्यों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कृष्णानगर टीम 9 विकेट खोकर 152 रन बना पाई है। हालांकि एक समय कृष्णानगर टीम भारी पड़ती नजर आई, लेकिन टीम विजयी नहीं हो पाई। सम्मान हमने इनको नहीं दिया, हमने अपने आप को सम्मानित किया कि हमारे क्षेत्र के बच्चे और इतने होनहार हैं, इतने काबिल हैं, और जिस जुझारूपन से उन्होंने वहाँ पर ये मैच लड़े, ख़ास तौर से सेमीफाइनल मैच में जिसमें लास्ट 3 ओवर में 18-18 रन बने, और फाइनल में भी मुझे लगता है ये कोई हार नहीं है, क्योंकि एक लास्ट 1 या 2 ओवर में वो टीम हारी है। बाकी 18 ओवर्स में ये था कि ये टीम जरूर जीतेगी। तो मैं इनको बधाई देने के लिए आज इनको यहाँ बुलाया, इनको सम्मानित करने के लिए आज यहाँ बुलाया, इनके कोचेज़ को सम्मानित करने के लिए बुलाया, इनकी टीम ओनर्स को सम्मानित करने के लिए बुलाया। और असली में ये राष्ट्र निर्माण की जो भावना इसमें जागृत हुई, समाज निर्माण की भावना जागृत हुई इनके द्वारा, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारा तो मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि पहली बार ही हमें ऐसा सम्मानित किया गया है अपने ज़िले में। ऐसा आज तक नहीं हुआ कभी हमारे साथ। खैर पहली बार तो ऐसा टूर्नामेंट ही नहीं हुआ इंडिया में कभी, इतना बड़ा टूर्नामेंट आज तक नहीं हुआ। मैं बहुत टाइम खेल रहा हूँ, 10-12 साल से मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, पर ऐसा टूर्नामेंट नहीं देखा मैंने कभी, और ऐसा सम्मान तो हमारा आज तक हुआ नहीं कभी। अच्छे खिलाड़ियों को मिला, कोई लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे शूज़, जैसे उनको शूज़ दिए गौतम गंभीर जी ने, कोई जैसे किट अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो किट भी प्रोवाइड करी टीमों को गौतम गंभीर जी ने। डे नाइट मैच बहुत रेयर होते हैं दिल्ली में, नोएडा जाना पड़ता है खेलने या गुड़गांव जाना पड़ता है, दिल्ली में बहुत रेयर ही होते हैं।
ईस्ट एमसीडी ने छत पर निर्माण के लिए नई पॉलिसी पर आरडब्ल्यू ने खुशी जाहिर करते हुए प्रस्ताव का स्वागत किया है। आपको बता दें, एमसीडी की नई पॉलिसी से आरडब्ल्यू काफी खुश दिखाई दिए हैं और आरडब्ल्यू के मेंबर्स का कहना है कि एनओसी आसानी से नहीं मिलती है, जिससे छत के ऊपर फ्लोर डालने में दिक्कत हुआ करती थी और नीचे रहने वाले लोग भी परेशानी खड़ी किया करते थे, जिससे अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आराम से मकान बनाया जा सकेगा। जो परेशानियां पहले होती थी अब वो इस नियम के बनने के बाद नहीं होंगी। लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छी पॉलिसी है। अभी तक क्या होता था कि अगर परमिसिबल लिमिट्स के अंदर भी आप कुछ करना चाहते हो छत के ऊपर, और जो नीचे के जो फ्लोर ओनर्स हैं वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते थे। उनको दिक्कत क्या थी कि भी या तो उनको कोई पर्सनल बेनिफिट चाहिए होती है, या वो कोई गेन लेना चाहते थे, या वो चाहते थे कि ऊपर का फ्लोर सस्ते रेट पे मुझे मिल जाए। तो इस तरह की कई दिक्कतें आती थी और ज़बरदस्ती के हरासमेंट, ज़बरदस्ती के लड़ाई झगड़ा, कानूनी दाव पेच, पुलिस को बुलाओ, लड़ाई झगड़े, मारपीट जाने, मतलब कई तरह के हालात खराब हुआ करते थे सिर्फ इस छोटी सी बात के ऊपर। जबकि ऊपर वाले बंदा जिसका है उसके पास रूफ राइट है। जब उसके पास रूफ राइट है तो उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कुछ भी करने की। और एमसीडी का एक अच्छा रूल है कि अगर एमसीडी का नक्शा पास है, अगर आप सब कुछ परमिसिबल लिमिट्स के अंदर कर रहे हो तो देयर इज नो नीड फॉर एनी एनओसी फ्रॉम द नीचे वालों से। ऐसा होता है कि जब परिवार आदमी का बढ़िया आता है, उसको जो है जरूरत हो जाती है कि ऊपर एक कमरा डालना है या 2 कमरे डालने हैं, तो उसमें जो बड़ी परेशानी होती थी कि जो नीचे उस फ्लोर के नीचे रहता था वो उसको ब्लैकमेल या उसको एनओसी नहीं देता था कि जो है नहीं बनना, ये है जो भी कुछ शर्तें रखता था कि पहले मेरा मकान ठीक कराओ, ये वो। तो एमसीडी ने ये काम किया है, बहुत सही किया है, क्योंकि जैसे परिवार बढ़ता है, बच्चा जवान होता है तो उसको 1 कमरे की या 2 कमरे की जरूरत पड़ती है। तो आदमी सोचता है कि जब छत पड़ी है मेरे पे, अगर मैं 1 कमरा डाल लूँगा तो सहूलियत, क्योंकि इस समय महंगाई का इतना दौर है कि अपनी अलग से ज़मीन लेके उसको जो है बनाना जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सोचते हैं कि ऊपर छत के ऊपर अगर 1 कमरा डल जाए और बच्चा मेरे साथ ही रहे तो उसके लिए तो बहुत अच्छा कदम है। देखो जी, जो एमसीडी ने काम किया है ये बहुत जनहित में काम किया है, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे, नीचे वाले बनाने नहीं देते थे, उन्हें एनओसी चाहिए था, तो इसमें लोगों के आपस में झगड़े होते थे बहुत ज़्यादा। अब जो एमसीडी ने डिसीजन लिया है बहुत पब्लिक और जनहित में देख के ही लिया हुआ है और बहुत अच्छा कदम है। मान लीजिए बिल्डिंग परमिशन तो दे देगी एमसीडी बना लो जी, लेकिन उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या उस लायक होगा कि वो 4थी मंजिल को सहन कर सके, या पार्किंग की प्रॉब्लम आएगी जिसमें पार्किंग पहले से ही नहीं है। यहाँ पर तो कॉलोनियों में इतना पार्किंग के पीछे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पहले से ही, हर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं और जो फ्रंट होता है उसमें 1 या 2 गाड़ी खड़ी हो सकती हैं। अब एमसीडी ने परमिशन दी है विदाउट पार्किंग के मकान को भी बनाने के लिए अगर प्रूफ राइट, तो मेरे हिसाब से तो वो गलत है, नहीं देना चाहिए था। या तो पार्किंग के साथ देना चाहिए, इसमें पार्किंग मैंडेटरी होनी चाहिए, तभी बनना चाहिए 4th फ्लोर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार डेल्टा से भी ज्यादा है। ऐसे में सभी का एक ही सवाल है कि आखिर इस वेरिएंट से हम कैसे बचें। आपको बता दें, इस वेरिएंट के लक्षण भी कोरोना की तरह हैं। ऐसे में इस वेरिएंट से अगर आपको बचना है तो आपको वैसे ही करना होगा जैसे आपने कोरोना के समय किया था, जब फर्स्ट वेव आई थी। 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजर। आपने सही सुना, जब आप भी घर से बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें और हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर अनिल गोयल और डॉक्टर वीके मूंगा, जरा आप भी सुनिए। और जो ये वायरस है इसके बारे में अभी तक जो ज्ञान है उसके हिसाब से फैलता बड़ी जल्दी है, लेकिन ओवरऑल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसका संक्रमण ज़्यादा जरूर है, लेकिन संक्रमण के बाद लक्षण, बीमारी और मृत्यु दर इससे काफ़ी कम है। और ये भी पाया जाता है कि जब वायरस बहुत देर तक एटमॉस्फेयर के अंदर रहता है, म्यूटेशन उसमें ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई बार ट्रांसमिशन ज़्यादा फास्ट हो जाता है, परंतु उसकी गंभीरता कम हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे विश्व ने इस बीमारी को बड़ी तत्परता से लिया। अगर आज की भी रिपोर्ट देखें, करीब 70,000 केस यूके के अंदर हैं, नए केस प्रतिदिन के। इसी प्रकार से फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उपाय क्या है इससे बचने के? उपाय उसके भी वही हैं। उपाय कोविड और ओमिक्रॉन में कोई फर्क नहीं है। इससे बचने के भी वही 3 उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है वैक्सीनेशन।
कई लोग मानते हैं कि वैक्सीनेशन से शायद पूरा प्रोटेक्शन ना मिल रहा हो, लेकिन वैक्सीनेशन फिर भी सबसे बड़ा हथियार है। उसके बाद मास्क, जब भी बाहर निकलें, भीड़ में जाएं, पब्लिक के अंदर बैठें, मास्क जरूर लगाएं। पहले तो ओमिक्रॉन बहुत माइल्ड तरह के सिम्टम्स हैं, लेकिन सिम्टम्स कब माइल्ड मॉडरेट हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। खासतौर से इम्यूनो कम्प्रोमाइज कैंसर पेशेंट हैं, डायबिटीज़ पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, उनमें मॉडरेट भी हो सकते हैं। माइल्ड से मतलब है कि खांसी है, ड्राई कॉफ है, मसल वीकनेस है, इस और या हेडेक भी है, कई बार आई कंजेशन है, इस तरह के सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम है जिसको इम्यूनो कम्प्रोमाइज हम कहते हैं, उसमें मॉडरेट भी हो सकता है। तेज़ी से फैल रहा है, यस तेज़ी से फैल रहा है। सेकंड पार्ट आपने कहा कि इसकी बचाव डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो हाई रिस्क हम हैं। तो डॉक्टर हैं, क्लिनिक में इतने मरीज़ मान लीजिए वहाँ बैठे हैं, वो मरीज़ कितने में किस में इन्फेक्शन है, एसिम्टोमेटिक है या नहीं है। कई 50% से ज़्यादा एसिम्टोमेटिक होते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उनको सबको हमारी इंस्ट्रक्शन है हमारे रिसेप्शन को कि वो सब लोग मास्क लगा कर रखें। इलेक्ट्रिक वाहनों को लोग ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जा रहे हैं उतना ही लोगों में वाहनों की चार्जिंग को लेकर चिंता भी देखी जा रही है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को तो बढ़ावा दे रही है, लेकिन चार्जिंग पॉइंट पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार को चार्जिंग पॉइंट की सुविधा भी करनी चाहिए। हालांकि गाड़ी 5 से 6 घंटे चार्ज करने के बाद 300 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है, लेकिन फिर भी चार्जिंग की सुविधा हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार के मुताबिक हर महीने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ रही है। सितंबर में 2873, अक्टूबर में 3275 और नवंबर में 3392 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हुआ है। भाई चलाने में तो कोई परेशानी नहीं है, और जो पहले वाली जो गाड़ी होती है पेट्रोल वगैरह, उनसे तो बहुत बेहतरीन गाड़ी है, और चलने में भी, स्पीड में भी, पिकअप में भी, हर चीज़ में बेस्ट है ये। अभी तक 6-7 घंटे चार्ज करने के बाद 300 किलोमीटर गाड़ी चलती है ये। 300 किलोमीटर गाड़ी चलती है। ये अगर आपकी गाड़ी ले रहे हो तो कम से कम आप जब 90 किलोमीटर होगी ना, जब से ये आपको अलर्ट देना चालू कर देती है गाड़ी है। अच्छा। कि बैटरी वीक है, आप चार्ज करो। ये 60,000 की स्कूटी पड़ी है हमको, और इसके अंदर परेशानी ये है कि अगर हम लंबे रूट पे जाएं तो इसको चार्ज कैसे करें। इसके अंदर एक अल्टरनेट इसमें या तो फ्यूल का डाला जाए कि डीजल, जैसे कि CNG और पेट्रोल के अंदर कम्बिनेशन था कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो हम थोड़ा बहुत यूज़ इसके अंदर पेट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से अगर डाला जाएगा तो बहुत लाभकारी है। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर के ललिता पार्क की एक गली में कुछ दिन पहले सीवर की पाइपलाइन डाली गई थी, जिसके बाद सड़क की दोबारा से मरम्मत नहीं की गई, जिस वजह से आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि 6 महीने से सड़क टूटी हुई है। सड़कों में बड़े गड्ढे होने से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। रात में अंधेरा होने के बाद गड्ढों की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग जब अपने वाहनों से निकलते हैं तो गाड़ी स्लिप हो जाती है। वहीं कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जब भी आती हूँ, बेटी जा रही थी, उसकी स्कूटी इसी वजह से ऊंचा नीचे ईंटा था, वो पलट गई स्कूटी। मतलब स्कूटी स्लिप हो गई। हाँ, तो ये कि जो चलती हुई रोड है, मेन रोड है, इससे मेट्रो से सीधे यहाँ पर बहुत लोग आते जाते हैं, तो इसका एकदम फ्लो सही होना चाहिए था। ये ललिता पार्क लक्ष्मी नगर का मुख्य मार्ग है, आप CR रोड को जोड़ता है, जिससे हजारों लोग गुजरते हैं। ये हमेशा कुछ ना कुछ वर्क चलता है। प्रशासन क्या करता है, काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है, भूल जाता है कि इसको रिपेयर भी करना है सड़क को। कोई देखने नहीं आया प्रशासन ने। कितनी बार इसमें अरे ढेर आदमी गिरते रहते हैं। लेडीज गिर चुकी है और ये सड़क नहीं बन रही, और कहते हैं तो ठेकेदार को कहते हैं हाँ काम बंद है, चलेगा। यहाँ पे सीवर लाइन डली थी सर, और काफ़ी टाइम हो गया सीवर लाइन डले हुए, और सीवर लाइन डाल के छोड़ दिया है। कोई इसकी रिपेयरिंग का कोई मतलब माई बाप नहीं है। तो यहाँ पे दिन रात मतलब आना जाना होता है, हजारों लोग आते जाते हैं, गिरते हैं, चोटें लगती हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।